नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा शुरू करने से पहले पूरे देश को, हर संविधान और लोकतंत्र प्रेमी को, हर उस नागरिक को जो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखना चाहता है, संविधान को जिंदा रखना चाहता है, सबको जय भीम। आज महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही खास मौका है। आज हम अमेरिका के जो अड़ियल रुख है या जिद है, सनक है, उसकी चर्चा जो करने जा रहे हैं, यहां पर भी बाबा साहेब प्रासंगिक है। बार बार एक चर्चा उठ रही है कि अमेरिका में गणतंत्र खतरे में, अमेरिका टूट सकता है। वहां भी आज बाबा साहेब के मूल्यों को जिंदा करने वालों की जरूरत है। जहां भी बाबा साहब होंगे वहां पर विखंडन नहीं होगा, वहां पर टूट नहीं होगी, वहां पर जुड़ेंगे लोग। तोड़ने वाले वही संविधान विरोधी हैं, जोड़ने वाला हर व्यक्ति अंबेडकरवादी होगा, गांधीवादी। तो फिर से बाबा साहेब की जन्म जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक ही नारा इस समय है, जय भीम तो हम बोलते ही हैं, वो तो हमारे लिए एक तरह से कहें कि मंत्र है जीवन का। लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र और संविधान अक्षुण्ण रहे, इस पर कोई एक खरोंच भी न लगा पावे, ये अपने मन में एक नारिक रूप में आप बिठा लीजिए। वो कोई भी हो, वो कैमरा जीवी हो, वो नारा जीवी हो, वो झूठ जीवी हो, वो भाषण जीवी हो, वो जुमला जीवी हो, वो लफाजी जीवी हो, कोई भी हो, वो खरोंच ना लगा पावे संविधान लोकतंत्र पर। ये शपथ लीजिए आज सुबह सुबह। अब कार्यक्रम पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हिस्सा मुझे लगता है हम 50 कार्यक्रम कर लें, 500 कार्यक्रम कर लें, ये 2 मिनट बाबा साहेब के लिए ये सबसे जरूरी था। अभी भाऊ को अब आज शुरू में ही ले आइए, क्योंकि भाऊ भी जो है, हम पूरा का पूरा, हम भाऊ सब बाबा साहेब के अनुयायी हैं। स्वागत है भाऊ। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। दरअसल फिर वही चलना है। ट्रंप ने अपनी सनक, जिद, हेकड़ी को धरातल पर उतारने की कोशिश की। 15 वॉरशिप, युद्धपोत उतार दिए नाकाबंदी करने के लिए होर्मुज के। उसमें त्रिपोली भी, वही त्रिपोली जो भागा था देख करके ड्रोन और मिसाइल, वो त्रिपोली भी। उस त्रिपोली को और सजा करके भेजा है कि एक साथ 20 फाइटर जेट उससे उड़े। उस त्रिपोली पर स्टील्थ F-35 तैनात करके भेजा। लेकिन ये सब भेजने के बाद क्या हुआ, देखते रह गए और आंखों के सामने चीन का जहाज ठेंगा दिखा करके वहीं से नाकाबंदी से गया। देखिए, कल बोला था, शुरुआत कहते हैं कि एक अगुआ होता है, एक अगुआ चाहिए होता है। जब सब कुछ किया तो चीन का जहाज निकला, और किसी का नहीं, चीन ने निकाला। और ये सारा त्रिपोली और युद्धपोत 15 सब मोबाइल देखते रहे, कोई एक पटाखा नहीं फोड़ पाया। जो हमारे यहाँ दिवाली में फोड़ते हैं, वो पटाखा नहीं फोड़। यहीं से साबित हो गया कि ये नाकाबंदी फेल है। और फिर ये जो है सेखी चंद अमेरिका में बैठा, ये फिर घुटने पाएगा और फिर भीख मांगेगा कि बात कर लो। और वही हुआ है। ईरान के पास फिर अमेरिका भागा है। कह तो रहा है कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, यही पहले भी कहता था। ईरान बहुत बात करने के लिए जो है व्याकुल है, एकदम बतासा हुआ है बात करने के लिए। लेकिन कौन बात करना चाहता था? ट्रंप। फिर वही कह रहा है कि ईरान बहुत बतासा है, बतियाना चाहता है हमसे। और जो है, अब हम एक बार और बात करेंगे। अब सेकंड राउंड पीस टॉक होगा। एक तरफ घेराबंदी, नाकेबंदी, और फिर कह रहा सेकंड राउंड का पीस टॉक होगा। जगह नहीं फिक्स है, समय नहीं फिक्स है, न जगह फिक्स न समय फिक्स, लेकिन कह रहा है कि हम बतियाएंगे। ईरान बहुत इच्छा है ईरान की, हम बात करेंगे। वो बहुत सारी शर्तों पे तैयार होने वाला है और हो रहा है।
ये शुरू हो गया। उधर ये हालात ऐसे नहीं पैदा हुए हैं, जापान जैसे साथियों ने भी ठेंगा दिखा दिया। जापान ने भी जो माइन स्वीपर हैं वो भेजने से मना कर दिया। ये नाकेबंदी में माइन स्वीपर मंगा रहा था, भेजने से मना कर दिया, कहा नहीं हम नहीं भेजेंगे, जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सिलसिलेवार, आपको दिखाता हूं। हेडलाइन लाइए पहले, ये देखिए, ये खबर वहीं से आई और जेडी वांस को हम आपको सुनवाएंगे भी। यूएस एंड ईरान मल्ट सेकेंड मीटिंग इन बिड टू रिवाइव सीज फायर टॉक्स। अभी अंग्रेजी में, हिंदी में आ जाते हैं, पूरी रिपोर्ट जो है वो हिंदी में हम आ जाते हैं। चलिए अगली हेडलाइन लाइए। फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे अमेरिका ईरान, गुरुवार से शुरू हो सकता है वार्ता का नया दौर। आगे चलिए, ये शुरू हो सकता है। तारीख तय, सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान। तारीख तय नहीं है, गुरुवार है, ये डॉट डॉट लगा के सनसनी नहीं, तारीख अभी तय नहीं, गुरुवार टेंटेटिव है। सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान, कोई शर्त नहीं माना है। अमेरिका का पीस टॉक 2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर। अब जरा खबर के भीतर चलते हैं तो और बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमें दूसरी तरफ से संदेश मिला है, हमने नाकाबंदी कर रखी है, वे कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं। ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर रहा है, हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। मतलब ये नाकाबंदी करके सब बता दिए कि ईरान का भूखा है, नंगा है, सब बता दिए। नाकाबंदी किए हुए जब ये बयान दिया है, उस समय नाकाबंदी करने के बाद अभी मतलब एक जो चाय या कॉफी होती है पहली, वो भी कोई नहीं पिया था, उतने में सब ऐलान कर दिया कि वो उत्सुक हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हमने रोक दिया है। चलिए आगे चलिए जरा। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत में कुछ प्रगति दिखाई है। यानी ये क्लियर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता साफ हो रहा है। उन्होंने कहा हम इस प्रक्रिया को एक बड़े और सफल समझौते के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रक्रिया को लंबा खींचने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान को ही कदम आगे बढ़ाने होंगे। ये कह रहे हैं ईरान को कदम आगे बढ़ाने होंगे, वो कह रहा है कि और उससे कोई बातचीत नहीं है, जो भी है जेडी वांस से है, वो कह रहा है कि वो बहुत व्याकुल है। यही देखिए कंट्राडिक्शन, ये कह रहे हैं कि उनको कदम उठाना होगा। ये इधर से बेसिकली अमेरिका की तरफ से फिर से इनिशिएटिव है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ईरान के साथ संभावित दूसरी आमने सामने बैठक की तैयारियों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ भी क्या है, सीएनएन की रिपोर्ट में भी ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ईरान से बात कर रहे हैं, यहाँ भी है ना सामने वही बात। यह बैठक वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू सीज फायर के अगले हफ्ते समाप्त होने से पहले आयोजित की जा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से यह संभावित तारीखों और जगहों पर विचार किया जा रहा है। मैंने शुरू में कहा था कोई भी तारीख और वो नहीं तय है, डॉट डॉट और इस सब पे मत जाइए। बशर्ते आने वाले दिनों में ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ चल रही बातचीत में प्रगति होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा और इस्लामाबाद अगली वार्ता के संभावित स्थानों के रूप में सामने आए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने का प्रयास कर रहा है। और तुर्की, याद कीजिएगा, रिपोर्ट सब जोड़ना होगा, हम तो पुराना हर जगह नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में लाइए। कल ही हमने एक कार्यक्रम दिखाया था जिसमें तुर्की ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तक तुर्की की तरफ से था, उसमें उसने कहा था कि अभी हमको बातचीत के एक मुकाम तक पहुंचना होगा, ये नाकेबंदी नहीं, इसका कोई जो है विकल्प है, कूटनीतिक रास्ता निकालना होगा और इस सीज फायर को 45 से 60 दिन का कर देते हैं। 45 से 60 दिन का करके बातचीत का टाइम मिल जाएगा। हमने और भाव ने कार्यक्रम किया था, 45 से 60 दिन का टाइम हो जाएगा और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंच पाएंगे। तो तुर्की, पाकिस्तान पैलेस लगा है, अब इस्लामाबाद या जिनेवा, क्या होगा ये देखना होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है इस्लामाबाद को ईरान ज्यादा प्रीफर करे जिनेवा के बजाय। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। वो सीएनएन ने बताया था, फिर देखिए एसोसिएटेड प्रेस ने भी वही बताया, अमेरिकी अधिकारी। यह वार्ता 16 अप्रैल यानी 2 दिन बाद ही संभव है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक ये तय नहीं हुआ है कि बैठक किस देश में और कब होगी, ये ऑफिशियली नहीं तय हुआ है। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के दौरान
अमेरिका ने ईरान से 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन बंद करने और अपने उच्च स्तर के संवर्धित एनरिच्ड भंडार को देश से हटाने की मांग की थी। 20 साल तक संवर्धन बंद और जीरो एनरिचमेंट, इसमें जो नहीं लिखा है वो ऐड कर लीजिए तो और क्लियरिटी आएगी, जीरो एनरिचमेंट की डिमांड की थी। जबकि ईरान ने कम अवधि कम अवधि और नियंत्रित तरीके से उसे कम करने का प्रस्ताव रखा था। उसने कहा था कि 20 वर्षों तक बंद कर दीजिए, इसने कम अवधि उसको कहा था। और उसने कहा था कि जो है उच्च स्तर का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार है वो सब देश से हटा दिया जाए। ईरान हटाने को तैयार नहीं था, उसको नियंत्रित तरीके से कम करने का प्रस्ताव रखा था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको देसी में हिंदी में कहते हैं पतला कर लेना। तो उसको पतला करने के लिए धीरे-धीरे पतला करने के लिए तैयार था। ये जीरो पर थे, वही जीरो जो नेतन्याहू ने कहा था जीरो बोल दो, जीरो बोल दो। परमाणु हथियार न बनाने पर 2003 में सहमति जता चुका है ईरान, और 2015 में ओबामा के साथ जो उसका समझौता हुआ था, जिस समझौते से ज्यादा बड़ा प्रोफाइल अपना बनाना चाहता था ट्रंप, ओबामा के साथ समझौते में भी उसने कहा था कि परमाणु हथियार बनाने में हमारा कोई रुचि नहीं है। हाँ, परमाणु कार्यक्रम हम जारी रखेंगे, वो हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए हो सकता है और बाकी जो भी है, लेकिन हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्टैंड ईरान का 23 साल पुराना है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और जो है एनरिचमेंट पे दिक्कत है तो उसका थोड़ा कम कर सकते हैं। जीरो एनरिचमेंट 400 किलोग्राम आपको आपके हाथ में सौंप दे, ये सब कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। ये जो कह रहा है कि कुछ आगे बढ़ा है ईरान, आगे इतना बढ़ा है जितना आगे वो पहले से खड़ा था वहीं आगे बढ़ा है, जहां खड़ा था वहीं बढ़ा है। ये जो है घर तक जा करके और फिर इनको याद आया कि चलो ईरान के पास चलते हैं, फिर बेइज्जत होने से अच्छा, तो ये लौट के आ रहे हैं। ईरान जहां था वहीं खड़ा है। भाऊ के पास चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद अभी अगला महत्वपूर्ण है, हिस्से हिस्से में चलेंगे सवाल लेने। भाऊ लौट के बुद्धू घर को आए, फिर से बातचीत करेंगे। नरक सबसे मचा पहले है। तो जैसा आशीष जी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए नहीं कि उनकी जयंती है। और मैं कई बार कहता हूं कि मात्र जयंती में हार डालने से आम्बेडकर जी नहीं समझ में आएंगे। आप बस इतना समझिए कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यही आम्बेडकर जी है। यदि संविधान नहीं होता तो ना हम बोल पाते ना आप सुन पाते। और वो संविधान हटाने का एक प्रयास देश में चल रहा है। बस उसकी रक्षा के लिए न्यूज लॉन्चर आशीष जी के नेतृत्व में पूर्णपणे प्रतिबद्धित है। और हम बार बार कहते हैं कि बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता जाए और आम्बेडकर जी का जयकार मत करो, आम्बेडकर जी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये है शिक्षा, सबसे बड़ी बात जो आम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा पे बहुत ध्यान दो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि लड़ना आपको ही पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि उन्होंने हमको एक शब्द दिया, आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। तो हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, आपको भी आत्मनिर्भर बनना है, अपने संविधान की रक्षा हमको करनी है इन आक्रांताओं से। बस इसी के साथ आशीष जी के प्रश्न का जवाब। आशीष जी, ये क्योंकि हम तो बार बार कह रहे हैं कि 28 फरवरी के पहले से भी ट्रंप जब से सेकंड टर्म में आए तब से ट्रंप के वक्तव्य पे अब शायद व्हाइट हाउस क्या, वो माइक भी विश्वास नहीं रख रहा है जिसपे वो बोलते हैं। उसको भी मजा आ रहा है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं। आपने जो पढ़ के सुनाया उसमें बताइए, एक तरफ वो करते हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब हाँ। ईरान ईरान खुद आ रहा है। दूसरी बात कहते हैं कि ईरान को ही इस शांति वार्ता में आगे आना होगा। अरे जब गिड़गिड़ा रहा तो आगे ही आ गया ना भाई, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो। ईरान ने आज तक, खासकर 28 फरवरी से ईरान का स्टैंड, आपने 23 साल पहले की बात कही, ईरान अपने स्टैंड पे यू टर्न नहीं लेता। ईरान जो कहता है उस पर अड़ा रहता है। ये बात भी, ये बहुत पॉजिटिव हो रहा था इस्लामाबाद का, ये वार्ता में से कुछ निकलता जरूर। यदि नेतन्याहू को ये रिपोर्टिंग करना बंद कर देते, गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये नेतन्याहू से आदेश ले रहे थे, और नेतन्याहू किसी भी हालत में, इजराइल किसी भी हालत में ये युद्ध बंदी नहीं चाहता। और इसलिए नहीं कि उसको ग्रेटर इजराइल बनाने का कुछ उद्देश्य है, उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने का है, उसका उद्देश्य सिर्फ अपने आप को बचाने का है।
अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रेटर इजराइल का सपना बेचता है और इसके लिए इजराइल उसके सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में बेचता है। इजराइल का ये फियर साइकोसिस है। इजराइल हमेशा डर दिखाता है ईरान का। 23 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि अब बन रहा है, कब बन रहा है। अमेरिका की फाइंडिंग की वो बना नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक काम के लिए यानी ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। उनका प्लान जर्मनी ने बनाया, उन प्लान का रखरखाव रशिया करता है, सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। इसके बावजूद आप उससे लड़ रहे हैं और अमेरिका को, अब प्रॉब्लम ये हो गई अमेरिका की, हम पहले दिन से कह रहे थे आपने हमला कर दिया, आप मार खा गए। आप लैंड ट्रूप उतारने की बात कर रहे हैं, आप अभी तक नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि हमले का जवाब बराबरी से मिल रहा है। अब आपने होर्मुज खोलने की बात की, जब होर्मुज खोल नहीं रहा है तो होर्मुज से निकलने वाले जहाज की नाकाबंदी करेंगे। ठीक है, करिए नाकाबंदी। जब नाकाबंदी की बात आई तो हमने भी पहले ही कहा था कि एक बार चीन का शिप रोक के देखिए, चीन फ्लैग वेसल को आप रोक के देखिए, फिर आपका अमेरिका में, फिर आपको ये सब छोड़ के पहले अमेरिका भागना पड़ेगा जब वहां मिसाइल गिरेगी। तो आपके सामने आपने ही कहा रिपोर्ट में ओपनिंग में ही कि चीन फ्लैग का वेसल चलता गया और ये देखते रह गए। ये किसको पकड़ेंगे मैं बता रहा हूं, ये भारत के जहाज को पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। बाकी सबने एक दूसरे से टाइप कर दिया। ये किसी चीन के मित्र जहाज को भी पकड़ के देखिए, चीन बीच में आ जाएगा। ये सिर्फ अपने देश में या अपने जो अभी भी जो अंधभक्त बचे हैं कुछ अमेरिका में ट्रम्प के, उनको खुश करने के लिए है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ईरान ने कहा हम बातचीत ही नहीं करना चाहते। ईरान कब से कह रहा है कि हमको बातचीत नहीं करना है क्योंकि हमको इस पे विश्वास नहीं है। बातचीत अमेरिका से हो रही थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ गए थे, उस डेलीगेशन की सीरियसनेस ही दिखती है कि दामाद और प्रॉपर्टी डीलरों को भेजते हो आप। ईरान ने तो 70 लोगों का डेलीगेशन भेजा था जिसमें टेक्निकल वगैरह सब थे। उन्होंने तो ईरान फोन करके नहीं पूछा ये 20 साल का बोल रहे हैं अपन क्या करें, ये बोल रहे हैं हमारे हवाले कर दो, क्या करें। वो वहीं के वहीं सारे टेक्निकल लोग थे। उन्होंने कहा कि आपको संवर्धित यूरेनियम आपके पास क्यों दे, हम इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और दूसरी बात है, जो पावर प्रोजेक्ट में इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका खर्चा कौन देगा भाई? जो यूरेनियम बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है उसका उसका उसके लिए ईंधन कौन देगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि जितना ईंधन चाहिए वो अमेरिका देगा? तो हमने बिजली हमारी कितनी निकलती है, उसके बिजली हजारों मेगावाट की बिजली वहां से पैदा होती है। और कल ये होने के बाद भी आशीष जी, कल इन्होंने यूरेनियम भी दे दिया, 20 साल का एग्रीमेंट भी कर दिया, पावर प्लांट भी बंद कर दिया। उसके बाद भी इजराइल कहेगा कि अंदर ही चल रहा है इनका काम, मेरे पास खबर है कि ये यूरेनियम पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अरे जब बिना सबूत के आपको बात ही करनी है तो आप किसी को भी बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो, उसको सर पर थोड़ी है कुछ। जो बार बार आरोप लग रहे हैं उनका बम बनाने का, तो कुछ तो दिया हो, कुछ तो दोगे ना सोसाइटी को, कुछ तो सामने करोगे, क्योंकि आपको युद्ध करना है। ये तो बकरी वाली कहानी हो गई कि शेर को बकरी को खाना था, बकरी ऊपर पानी पी रही, शेर नीचे शेर ऊपर पानी पी रहा है, बकरी नीचे पानी पी रही है। बकरी कह रही कि महाराज आपका झूठा पानी और गंदा पानी मैं पी रही हूं। शेर बोल रहा ना, जब मैंने नदी में मुंह लगाया तो तुमने भी क्यों लगाया, इससे पानी झूठा हो गया। वो बोले पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर क्यों आता है? बोले नहीं, मैं कह रहा हूं झूठा हो गया, खराब कर दिया, अब मैं खाऊंगा तुम्हें, और खा गया। यही है, आपको ईरान चाहिए तो फिर ईरान पे आप आरोप लगाइए और हमला कर दीजिए। इसीलिए पूरे विश्व की सिंपैथी ईरान के साथ सिर्फ इसी वजह से है। यहाँ पे दिक्कत है ना, यहाँ लोमड़ी शेर को खाने चला है, यहाँ शेर बकरी नहीं, यहाँ लोमड़ी शेर को। प्रॉब्लम क्या हो गया, कभी कभी आपको नेशनल ज्योग्राफी में दिखाई देता है एक दो ऐसे वीडियो कि शेर भैंसे पे टूट पड़ा और दो भैंसे ने जो शेर को उछाला है हवा में, शेर की पसलियां टूट गई और चित्त होके पड़ा है।
इस युद्ध में ये तो अपने सऊदी जैसे ये देशों अपने ने आप कहा को जो भी, शेर समझ रहा है, जो अपने आप को शेर समझ रहा है, ये दरअसल गिदड़ है। नहीं नहीं, ये इस गिदड़ युद्ध में आकाश में इसीलिए घूमता है कि जहां तेल दिखे वहां पहुंचता है। सऊदी उसको जैसे तेल देशों ने चाहिए, इसको ईरान चाहिए। खुल करके कहा कि घायल शेर को छोड़ो मत ईरान को लेकर के, तो ये तो खुद मानते हैं कि ईरान शेर है। जो आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। अब देखिए ये कहां से कहां पहुंचे हैं, इसको हम बाद में इसलिए ला रहे हैं। यहां से उस पे आए हैं वार्ता पे। पहले ये हुआ, कल देर रात ये हुआ, और सुबह होते होते वार्ता होने लगी। होर्मुज की नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने लगाया पूरा जोर, उतार दिए 15 से ज्यादा युद्धपोत, और क्या तैयारी। चलिए जरा भीतर चलिए खबर के। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने बताया कि अमेरिका बहुत सख्ती से नाकेबंदी लागू कर रहा है। ऑपरेशन में अमेरिका का खास युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली LHA-7 भी शामिल है। यहां से F-35B लाइटनिंग टू स्टील्थ फाइटर जेट और MV-22 ओस्प्रे विमान और हेलीकॉप्टर लगातार होर्मुज की ओर भेजे जा रहे हैं। सेंटकॉम ने बताया कि यूएसएस ट्रिपोली खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह जहाज 20 से ज्यादा F-35B जेट ऑपरेट कर सकता है। ये वही त्रिपोली है जो भागा था। चलिए आगे चलिए। ये तैयारी देखिए, इस लेवल पर तैयारी किया था कि अब इस बार ईरान को, हर बार यही सही आते हैं। हाँ, ऐसे ही बेचते हैं। जब अब्राहिम लिंकन आया था तो ऐसी खबरें थी। ऐसे था। सेंटकॉम के मुताबिक यह नाकेबंदी तय समय से शुरू कर दी गई है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाएगी। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि जो जहाज ईरान के अलावा दूसरे देशों के बंदरगाह के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि नाकेबंदी सभी देशों के उन पोतों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी जो ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं या वहां से बाहर जा रहे हैं। गैर ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। आगे चलिए, आगे चलिए। ये तो पहले इसी में इतना चेंज आया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की कोई फास्ट अटैकर जहाजें नाकेबंदी के पास आई तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के लिए केवल बल प्रयोग के जरिए जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करना मुश्किल होगा। फिलहाल यह स्पष्ट भी नहीं है कि नाकेबंदी कैसे काम करेगी या ईरान जवाब में क्या कदम उठाएगा। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये खाली सेंटकॉम, जिसको ये पूरे ये युद्ध में ये अमेरिका ने, हवाबाजी ट्रंप ने बनाया था ये माउथ ये पीस, ये वो बोल रहा है। हवाबाजी है कि उन्होंने बड़े बड़े प्लेन के नाम बताए, बड़े बड़े चॉपर बताए कि ये निगरानी के लिए तैयार है, और उसमें एक लाइन ये भी है कि हार्मुज पे निगरानी कर रहे हैं। अरे आशीष भाई, हम्म, क्या निगरानी कर रहे हैं? एक निगरानी करने वाला 1800 करोड़ रुपए का ड्रोन 50,000 फीट ऊपर, जिसका गायब हो गया। विंग स्पैन बोइंग 373 से बड़ा है, हम्म, बड़े जहाज जैसा, वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए कहाँ गया। हम्म, 1800 करोड़, पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ ही रहे हैं। पहले तुम्हारा वो तो ढूंढो कहाँ गया, बाद में निगरानी करना। जब 50,000 फीट का नीचे आ सकता है तो तुम क्या निगरानी करोगे होर्मुज की? बड़ी बात है, पता नहीं कर पाए। 5 दिन हो अभी गया, तक नहीं 5 दिन, पता। 5 दिन अरे हो गए। भाई, आवाज नहीं आ रही है, ना पेंटागन बोल रहा है, ना सेंट्रल कमांड बोल रहा है, ये ढूंढने ये का प्रयास दूसरे नहीं कर जहाज रहे। निगरानी करेंगे। ये दूसरे भाई जहाज, ढूंढने का, अमेरिका का वो सबसे बड़ा ड्रोन था, सबसे बड़ा, सबसे हाइट, उसको सबसे, अरे गायब। मैं बता रहा हूं ना आपको कि उसकी ये स्थिति है कि उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं हो रहा है, हम्म, क्योंकि वो पायलट को ढूंढने गए थे, क्या हुआ सबने देख लिया। हम्म, तो पता पड़ा कि ये ड्रोन को ढूंढने गए तो कांड हो जाए, 2-4 और चले जाए, फिर उनको ढूंढने के लिए 10 और दे दो, वो तो हम्म। बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल हो गया है। ईरान के एरिया में चीज ढूंढना मतलब एक के बदले 4 देने पड़ते हैं। तो ढूंढने का भी प्रयास नहीं हो रहा है, कोई खबर नहीं उसके बारे में, गायब हो गया, इतनी खबर है। उसके बाद सब तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हम्म। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई अभी 1800 करोड़ वाला ड्रोन उसी एरिया में आएगा।
नहीं नहीं, अब क्या आएगा, एक गया है। अभी देखिए इतनी तैयारी हो गई, जब इतनी तैयारी के बाद फिर ये तो दिन भर तैयारी करते हैं, दिन भर बोलते हैं, उधर से एक वीडियो आता है जो हमेशा खत्म अनबिया से आता है, आईआरजीसी के कमांड सेंटर से। चला चला दीजिए, क्या आया इतनी तैयारी के बाद, कमांडर का वीडियो चलाइए। بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیر ये सीधा सपाट कह रहे हैं कि जो भी वॉरशिप युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक आएगा, फिर वो बहुत ही डिसाइसिव और फर्म रिस्पांस का सामना करेगा। कोई लफाजी नहीं। आप आइए, फिर आप आइए और अपना अंजाम स्वयं देखिए। अपने सामान का आप स्वयं जिम्मेदार हैं, तो आप खुद ही अंजाम देखिए, हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए जरा जेडी वांस पर, जहां हमने शुरू किया था घूम करके हम कहते हैं फिर वही पृथ्वी गोल है, तो खबरों की दुनिया भी गोल है। अब जेडी वांस को सुनाइए जरा, जेडी वांस को Now, सुनाइए। what's interesting, Brett, about this is that in the process of doing this negotiation, I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating. And this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. So again, whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court, because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. The President of the United States has said he would be very happy if Iran was treated like a normal country, if it had ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो 71 एक्सपर्ट्स के साथ टीम आई थी, मुझे लगता है कि वो टीम डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उसको किसी से पूछना था तेहरान में, सुप्रीम लीडर या किसी और से, इसीलिए वो वापस गए हैं। अब बताइए पूछ कौन रहा था? वो तो 71 लोग लेके आए थे, और इनका फोन काम कर रहा था, उनका नहीं कर रहा था। वो 71 लोग थे, वहां पर तो कोई भी फोन मिलाता रहता, वहां पर जेडी वांस ने कोई भी फोन मिला लेता कि तुम फोन मिला लो, हम बात कर रहे हैं। 71 लोग थे। ये कह रहे इसलिए वो गए हैं, हमने बहुत सारी चीजें टेबल पर रखी हैं, और हमारे राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि ईरान को एक नॉर्मल देश जैसा ट्रीट किया जाए, उसके साथ बन जाए। हमने अपनी सब बहुत सारी चीजें रख दी हैं। अब ईरान के पाले में गेंद है, वही बातचीत की जो व्याकुलता है, व्यग्रता है, वही इस स्टेटमेंट में झलक रही है कि ईरान के पाले में गेंद है। अब ईरान तय कर ले एक बार कि बातचीत करने के लिए अगला कब करना है, कहाँ करना है, बता दे करके। मुझे लगता है आशीष जी, अमेरिका तय कर ले कि उनको बोलना क्या है। ये सब व्हाइट हाउस में एक बार तय कर ले आपस में बैठ के कि उनको बोलना क्या है, और एक लाइन पे बोले, कॉमन लाइन पे। दर्जनों बार कॉल किसने किया? जेडी वांस ने। हाँ, ईरान तो पूरे पुख्ते तैयारी के साथ आया था कि जिसको भी पूछना है साथ में ले चलो। साथ में, हाँ। 70 लोग कोई खानसा में नहीं लाए थे। वो चाय बनाने वाले और बिरयानी बनाने वाले लोग नहीं थे, वो टॉप के ऑफिसर्स थे, टेक्नीशियंस थे कि यूरेनियम आपको वो सब वापस भी लौटाना हो तो कैसे हिसाब से, कैसा उसका खत्म करना है, क्या करना है, सारी की वही बात हो जाए। ये कोई कहे कि नहीं हो सकता है तो टेक्निकली बताओ कैसा हो सकता है। हमारे पास सब जुगाड़ है, पूरे तैयारी के साथ आए थे। लेकिन आत्मसम्मान के साथ आए थे। अपने देश का आत्मसम्मान जरा भी नहीं झुकने दिया उन लोगों ने। हार्मुज खोलने की बात कर दी थी उन्होंने, हार्मुज खोल भी दिया था, वो भी अपने शब्दों पे पक्के थे। लेकिन लेबनान जो पार्ट था इस डिस्कशन का, वो 24 घंटे के अंदर कैसा बदल गया। जिस पाकिस्तान के ट्वीट को आपने रिट्वीट किया, आपने उसको एंडोर्स किया, अब आप कहते हो कि लेबनान था नहीं इसमें, क्योंकि इजराइल को लेबनान पे हमला करना है, इसलिए इजराइल के कहने पे आप लेबनान हटाओगे, और इजराइल से तो बातचीत है ही नहीं। इजराइल इशू ही नहीं बातचीत का। बातचीत का इशू अमेरिका है। अमेरिका इजराइल का
तले दबा है, यदि व्हाइट हाउस, इजराइल व्हाइट हाउस चला रहा है, तो फिर व्हाइट हाउस क्यों आता है डिस्कशन के लिए? जेडी वेंस को तो सीधा नेतन्याहू को ही भेजना चाहिए डिस्कशन के लिए। अल्टीमेटली सारी रिपोर्टिंग तो आपको देनी पड़ती है, और ये हम नहीं कह रहे, नेतन्याहू कह रहा है कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मुझे टच में था। ये वापस जाते समय फ्लाइट से मेरे पे फोन करके बोला कि ऐसी ऐसी बात है। जब आप इजराइल को रिपोर्ट करते हो और ईरान को कहते हो कि इनके पास मैंडेट नहीं था, ईरान मैंडेट के साथ आया था, पूरे टीम के साथ आया था। आप एक प्रॉपर्टी डीलर को उठा के लाए, आप एक दामाद जी को उठा के लाए, सरकारी खर्चे पे वो अपना धंधा देखने आए थे पाकिस्तान में जो चल रहा है। किस मैंडेट से लाए थे ये दो? जरा जेडी वंश बताए कि उनके 4 लोगों के डेलीगेशन में वो उपराष्ट्रपति थे, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक तथाकथित एडवाइजर, किसी को भी एडवाइजर बना दो आप। ये कुछ नहीं, ये जितने गए थे इनको कुछ भी नहीं, ये सब के सब नेतन्याहू के इशारे पर काम करने वाले थे। और यह भी इस वार्ता के अंत में आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अक्टूबर, ये अक्टूबर को ध्यान में रखिएगा, हम चर्चा लाएंगे, खोलेंगे, कल नहीं तो अक्टूबर, हो सकता है ऐसे ही ये लिंगरान होता रहे। जिस दिन ये समझौता होगा, इस समझौते में जीरो एनरिचमेंट पर कभी भी समझौता नहीं होगा। आखिर में यही लिखा जाएगा कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जो बात 2003 और 2015 में तय हो चुकी है, यानी हार होगी। 23 साल पहले जो बात हो गई थी उसी बात पे आएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ना है। और नहीं बढ़ने की निशानी दिखा दें हम आपको आखिर में, लाइए जरा दिखाइए चीन का जहाज, मैंने शुरू में कहा था, आखिर में देखिए, जस्ट इन ए सैंक्शनड चाइनीज linked oil tanker rich stray has passed through the Strait of Hormuz despite the US blockade according to shipping data। ये कोई सूत्र नहीं है भारत वाले ज्ञानेश कुमार का सूत्र, ये शिपिंग डेटा के मुताबिक है। और सैंक्शनड चाइनीज लिंक्ड ऑयल टैंकर, यानी सैंक्शन मतलब प्रतिबंधित जहाज निकला है। जब निकाला भी तो प्रतिबंधित, कि तुम किए नाकेबंदी, अब हम निकाल रहे हैं प्रतिबंधित, जिस पर तुम कार्रवाई कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, आओ उस पे करो, वो भी नहीं कुछ कर पाए। सैंक्शनड चाइनीज लिंक्ड ऑयल टैंकर rich stray has passed through the Strait of Hormuz despite the US blockade according to shipping data। देखिए बाबू, हटा दीजिए। अब निकाला भी तो हमने तो शुरू में कहा था कि जहाज निकाला, टैंकर निकाला, लेकिन प्रतिबंधित निकाला। ये स्थिति है। ये फिल्म में ऊंचे टीले पे पुजारी जो था ना, वो हाल बना दिया इसका, मार मार के। बड़ा जूता नहीं मारा किसी ने आज। हाँ। ये देखते रह गए, फिर ये कहेंगे अच्छा दूसरा निकाल के दिखाओ, दूसरा भी निकलेगा। अच्छा फिर अभी तो तीन के बाद तो नहीं छोड़ेंगे, तीसरा भी निकलेगा। जब चौथा भी निकलेगा तो बोलेंगे जाओ फालतू की बात करते हो, तुमको मतलब ही नहीं दुनिया से, अपने से मतलब है, अपने जान निकाले जा रहे हो, वो दुनिया परेशान है, 20% तेल कम हो रहा है, सब लोग नालायक है, किसी के लिए जरूरत नहीं है, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, बोल के निकल जाएगा पूरा ताफा लेके 15 से 15 जहाज। यही होना है यहाँ पे। या दिखाने के लिए एक दो भारत को फोन करेगा हमारे प्रधानमंत्री को कि 2-4 जहाज निकलवाओ तुम वहां से, फिर हम उसको चेक करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कैसे चेक कर रहे हैं, और फिर छोड़ देंगे वार्निंग के साथ। तो जब भी लपड़ मारना है तो अपने एक आध किसी पहचान को बुला के उसको एक लपड़ मार के, भाई साहब माफ कर देना भाई तेरा, वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए गुंडे भेजते ना पैसे देके, और खुद ही पीटते गुंडे को, जो बहुत पुरानी फिल्मी स्टाइल की स्टोरी है, वैसे करवाएंगे भारत से, क्योंकि एक ही देश है पूरे विश्व में जो उसके सामने घुटने टेकता है। बाकी तो मित्र देश, नाटो, यूनाइटेड क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, तुर्की, कोई नहीं। जापान, जापान के लिए रो रहा था, जापान के लिए रो रहा था कि 50,000 सैनिक मैं उनके लिए रखता हूं, बताओ इसके बाद भी जापान का ट्रीटमेंट ये है। अरे भाई तुम्हारा खर्चा भी उठाता है वो 50,000 सैनिकों का, पैसा भी देता है अमेरिका को।
फ्री में थोड़ी रखते हो आप। तुमने तो खरीद लिया जापान में 50,000 सैनिकों में। अगला हम आ रहे हैं वीडियो लेकर के, जिसमें ये अमेरिका क्यों घुटनों पर आया है, क्यों हाथ जोड़ रहा है, पूरा इसके भीतर की एक एक कड़ी, एक एक परत खोलने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय भीम। जय भीम।